नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम म्यूचुअल फंड से हट के कुछ डिफरेंट करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू बाय गोल्ड। अब बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, वो गोल्ड चूज़ करते हैं। सो क्या आपको गोल्ड लेना चाहिए? लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए? क्या ऑप्शंस है आपके पास? वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, अगर आप एक वॉरेन बफे फ़ैन है तो आपको गोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो बोलते हैं सारा पैसा जो है अपना स्टॉक्स में लगाओ क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा वेल्थ बनती है। लेकिन ऐसे सब तो नहीं सोचते, बहुत लोग कंजर्वेटिव होते हैं। एंड गोल्ड की एक खासियत ये भी है कि गोल्ड जो है वो लेस वॉलेटाइल होता है इक्विटी से अगर कंपेयर करें तो। सो अगर आपको भी गोल्ड पसंद है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम एक एक ऑप्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि फाइनली आप किस कैटेगरी में बेस्ट सूटेड रहेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? हम फिज़िकल गोल्ड ले सकते हैं या हम डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। आजकल तो डिजिटल गोल्ड का भी ज़माना है। या आप गोल्ड ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप गोल्ड म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, या आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी ले सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट हमारे लिए लेके आती है। ओके, अब हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये हम कैसे कंपेयर करेंगे? वेरियस कैटेगरीज़ में हम उसको डिवाइड करेंगे कि गोल्ड डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से कैसे कैसे परफॉर्म करता है, और उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्या गोल्ड हमारे लिए राइट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, और अगर हमें लेना भी है तो कौन सा गोल्ड हमें ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो हर कैटेगरी में हमने जो हर एसेट क्लास है गोल्ड की, हम हर एक गोल्ड की कैटेगरी को स्टडी करेंगे कि किस में अच्छी अवेलेबिलिटी है और किसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सो अगर हम फिज़िकल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई देखने मिलती है। ऐसा क्यों? फ़िज़िकल गोल्ड अवेलेबल क्यों है? फ़िज़िकल गोल्ड इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि आपको ये ज्वेलर की शॉप में इजीली मिल जाएगा। आप बैंक के पास भी जाएंगे तो आप गोल्ड जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो इसके वजह से जो फ़िज़िकल गोल्ड है उसकी अवेलेबिलिटी हमें काफ़ी हाई देखने मिलती है। नेक्स्ट, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड की अवेलेबिलिटी कैसे? अगर मैं इसको ख़रीदने जाऊँ, इसको बेचने जाऊँ, कैसी अवेलेबिलिटी है इसकी? सो ये भी काफ़ी हाई देखने मिल रहा है। डिजिटल गोल्ड भी हमें बहुत ही रेडिली अवेलेबल रहता है मार्केट में। अभी हमें कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है? बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, अमेज़ॉन पे, जीपे जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन जहाँ पे आप इसे खरीद सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, गोल्ड ETF। गोल्ड ETF हमें अवेलेबल है कि नहीं? इसकी भी अवेलेबिलिटी हाई है, यानी कि ये भी हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ पे? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा आपने चलाए होंगे। अगर ये आप सबको पता होगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में गोल्ड ETF जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। सिमिलरली गोल्ड म्यूचुअल फंड, अगर ETF अवेलेबल है हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में तो म्यूचुअल फंड भी हमें उसी प्रकार देखने मिलते हैं। सो ये भी हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इनकी अवेलेबिलिटी सबसे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ी सी कम है। सो हम इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। ये कम क्यों है? कम इसीलिए है क्योंकि आप किसी भी दिन मूड बनाएंगे ख़रीदने का तो ये आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। जब RBI इनको लेके आता है, एक विंडो रहती है, उस टाइम पे आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट जैसे बाकी आपको गोल्ड क्लासेस मिलेंगी। ओके, अवेलेबिलिटी डिस्कस करने के बाद और ये कहाँ कहाँ में अवेलेबल रह सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो कंपेयर करेंगे वो है नॉन मार्केट रिस्क। अब किस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, वो भी नॉन मार्केट। सो रिस्क फिज़िकल गोल्ड में कैसा है? हाई है। हाई क्यों है? नॉन मार्केट रिस्क फिज़िकल गोल्ड में क्यों ज़्यादा है? चोरी होने का डर है ना। अगर मेरे पास सोने की ईंट पड़ी होगी, कॉइन पड़ा होगा, ज्वेलरी पड़ी होगी, चोरी हो सकता है बहुत आसानी से। सो थेफ्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए रिस्क ज़्यादा है। डिजिटल गोल्ड में रिस्क कैसा है?
मॉडरेट रिस्क है। मॉडरेट रिस्क क्यों है? आप बोलते हो ये तो चोरी हो नहीं सकता डिजिटल गोल्ड, फिर क्यों इसमें रिस्क थोड़ा सा एज़ कंपैरेटिवली इससे कम मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्यों देखने मिल रहा है? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सेबी या आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स आपको अवेलेबल नहीं रहते व्हेन इट कम्स टू डिजिटल गोल्ड। ओके, सो अगर हमारे पास रेगुलेशंस कम होंगी तो हमारे पर खतरा जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे आपको रिस्क कम देखने मिलेगा। दोनों केसेस में आपको लो रिस्क देखने मिलेगा। लो क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि ये दोनों ही सेबी एंड आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड रहते हैं। सो आप अगर गोल्ड ETF खरीदेंगे यहाँ रिस्क कम होगा क्योंकि आपको चोरी होने का डर नहीं है। आरबीआई सेबी इसको जो है रेगुलेट कर रहे हैं। सेम विद गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड SJBs जो हैं, यहाँ पे रिस्क जो है वो लोएस्ट है। लोएस्ट क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है ना। अगेन चोरी नहीं हो सकता। यहाँ पे तो सेबी वगैरह की भी रेगुलेशन गवर्नमेंट ही लेके आती है। सो गवर्नमेंट का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो अगेन फुल्ली कवर्ड, रिस्क फ्री। ओके, सो अब हमने बात कर ली रिस्क के ऊपर। अब हम और कैटेगरीज भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इतनी जल्दी हम माइंड तो मेकअप कर नहीं सकते कि अच्छा ठीक है रिस्क कम है, अवेलेबिलिटी खास है, तो अब क्या करें? अब और चीज़ें भी तो कंपेयर करना ज़रूरी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम हर कैटेगरी में करके चल सकते हैं? सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप 2000 रुपये की कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? अगर आप गोल्ड खरीदने जाएंगे, आप कम से कम एक सोने का सिक्का तो खरीदेंगे। तो अगर सोने का सिक्का अगर आपको चाहिए, गोल्ड कॉइन चाहिए, तो वो 0.25 ग्राम्स का रहता है। इस हिसाब से आपको गोल्ड इतने का पड़ सकता है। ओके, सो फिज़िकल गोल्ड में हमें इतने रुपए मिनिमम हम मान के चल रहे खर्च देंगे। डिजिटल गोल्ड में हमें 1 रुपये के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। 1 रुपये से इतनी छोटी अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। गोल्ड ETF में 50 रुपीज़ मिनिमम रहेगा। क्यों? क्योंकि इतने का 1 यूनिट आता है ना, क्योंकि हम ETFs यूनिट बेस्ड होता है। सो 1 यूनिट अगर 50 रुपये का है तो इतना आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में मैं मान के चल रही हूँ 100 रुपये, क्योंकि अगेन म्यूचुअल फंड है, इसकी कोई NAV रहेगी, कोई वैल्यू रहेगी। तो मिनिमम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो जाएगा इसके अंदर। एंड SJBs में आपको मिनिमम 1 ग्राम ख़रीदना ही होता है, इसीलिए मैं मान के चल रही हूँ कि 6000 रुपये का आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अगर आप SJB खरीदते हैं, क्योंकि 1 ग्राम आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा। ओके, अब हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट किसकी सबसे कम कॉस्ट है? अब फिज़िकल गोल्ड कॉस्ट जो है इसकी हाई है। क्यों फिज़िकल गोल्ड की कॉस्ट हाई क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसके बीच में आते हैं, जैसे कि गोल्ड बनने से लेके आप तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मेकिंग चार्जेस होते हैं, क्योंकि ज्वेलरी के केस में कॉस्ट ऑफ स्टोरेज होता है, GST होता है, इंश्योरेंस होता है, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, दैट इज़ वाई एक्सपेंस जो है बढ़ जाता है। इसीलिए फिज़िकल गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव दिखता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस में ओवर एंड अबव बहुत सारे चार्जेस जो है वो जुड़ने लगते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में खर्चा जो है, कॉस्ट जो है वो मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों है? क्योंकि यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और GST, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। सो अगेन यहाँ भी खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही है, कंपैरेटिवली कम फिज़िकल गोल्ड से, मगर फिर भी रहता है। ओके, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत दोनों में लो देखने मिलेगा। लो क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशो या ब्रोकरेज जैसे खर्चे ही देने पड़ते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो एक्सपेंस रेशो रहेगा, ETFs में एक्सपेंस रेशो भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज से काम हो जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे कॉस्ट जो है वो अपने आप कम हो जाती है गोल्ड की, बिकॉज आपको फालतू के खर्चे नहीं देने। एंड SJBs में लोएस्ट है खर्चा। क्यों लोएस्ट है? लोएस्ट इसीलिए है क्योंकि ना उसमें कोई कॉस्ट ऑफ मेकिंग चार्ज है, ना कोई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, वगैरह वगैरह, ये सब चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगते। इनफैक्ट आपको गवर्नमेंट एंड में इंटरेस्ट 2.5% भी दे रही है हर साल। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, आप गोल्ड की प्राइस के ऊपर आपको
2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो आपकी जो कॉस्ट है उसको भी कम कर रहा है, क्योंकि आपको गोल्ड की प्राइस के ओवर एंड अबव जो गोल्ड का प्राइस है, आप ज्वेलर के पास जाएंगे वो आपको उसी दाम पे वापस करेगा, या जो भी गोल्ड का दाम चल रहा होगा, मगर यहाँ पे आपको एडिशनल गोल्ड के दाम के साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो आप मान सकते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, तो जो भी छोटे मोटे चार्जेस अगर रहेंगे भी तो कॉस्ट को नलिफाई कर देंगे। सो इन शॉर्ट अब ये भी नहीं कह सकते हम कि यार SJP इज़ अ क्लियर विनर हियर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो भी हमने पॉइंट्स देखे हैं उसमें अच्छा लग रहा है, मगर अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। आप अपना देखें आपको क्या अच्छा लगता है। किसी भी गोल्ड के वैरायटी की तरफ हमें स्वे नहीं हो जाना, ऑल्दो कंपैरेटिवली बेस्ट देखने मिल रहा है, मगर अगेन इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। सो आपको वो ध्यान में रखना है। ओके, और भी पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स के बाद ही हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे। सो नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कोई भी सजेशन नहीं है कि आप ये जाके ख़रीद लें, कम्प्लीटली अप टू यू। इसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न्स की, कि लंबे समय में हमारी प्री टैक्स रिटर्न जो है वो कितनी बनेगी। हर कैटेगरी में हमारे कितने लंबे समय में रिटर्न्स जो हैं वो बनते आ रहे हैं। फिजिकल गोल्ड में देखा गया है कि 5% पर एनम एक इंसान को फ़ायदा होता है। सो आप अगर रिटर्न्स देखें लंबे समय में, सो 5% पर एनम आपको जो रिटर्न है वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि खर्चे बहुत हैं। सिंपली अगर हम बात करें जहाँ कॉस्ट हाई होगी, अपने आप आपको रिटर्न जो है वो कम होते दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिजिटल गोल्ड में आपको 7.7% पर एनम देखने मिलेगा लंबे समय में। गोल्ड ETF में आपको 8.4% पर एनम देखने मिल सकता है, एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में 8.3% पर एनम देखने मिल सकता है। एंड अगर हम बात करें SJBs की तो 11.5 सबसे ज़्यादा % पर एनम आपको रिटर्न्स लंबे समय में देखने मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? सिंपली जब कॉस्ट ज़्यादा होती है रिटर्न्स कम हो जाते हैं। यहाँ कॉस्ट सबसे ज़्यादा थी, रिटर्न सबसे कम थे। यहाँ कॉस्ट आपको कम देखने मिल रही है तो रिटर्न्स भी बढ़ते जा रहे हैं, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी जुड़ जाता है, इसलिए रिटर्न जो है वो ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे। प्लस मैं आपको एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी कम रिटर्न्स ETF ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशो भी होता है, और एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड का भी रहता है, और जो ये गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, ETF ही लेके बैठे हुए होते हैं। सो दैट इज़ वाई इनका एक्सपेंस रेशो और इसका एक्सपेंस रेशो जो है इकट्ठा करके जो आता है वो इनको थोड़ा आपको यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस रेशो यानी कि महंगा पड़ेगा आपको। गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ी सी महंगा दिखेगा, इससे कंपेयर करें तभी रिटर्न थोड़ी कम है। एंड गोल्ड ETF में अगर हम कंपेयर करें तो रिटर्न जो है वो इससे थोड़ी बेहतर आपको देखने मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली ख़रीद रहे हैं, किसी भी मैनेजर के थ्रू नहीं ले रहे या किसी के थ्रू नहीं ले रहे, तो आपको खर्चे थोड़े से कम हो जाएंगे। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सो फिज़िकल गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, लिक्विडिटी हाई है। क्यों? आपने बैंक से लिया होगा, आपने ज्वेलर से लिया होगा। अगर आपने उनसे लिया है तो ऑब्वियसली आप उनके पास जाएंगे, रिटर्न करने बोलेंगे, वो कर देंगे बहुत आसानी से। सो लिक्विडिटी काफ़ी हाई है, उसी दिन आपने मन बनाया उसी दिन आपने रिटर्न कर लिया। डिजिटल गोल्ड में हाईएस्ट है, क्योंकि ये आपको 24/7 जो है वो देखने मिलेंगे। 24/7 किसी भी टाइम आपको वापस करना है आप वापस कर सकते हैं। सो हाई लिक्विडिटी। गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी हाई है, एक्सेप्ट एक प्रॉब्लम है कि ये ट्रेडिंग आवर्स के टाइम में आपको अवेलेबल रहेंगे। मतलब जब मार्केट खुली है तभी आपको ये अवेलेबल होगा, मार्केट बंद होने के बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप जाके इसको बेच लें या रिडीम कर लें। सो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, मगर अगेन एवरीडे खुला होता है मंडे टू फ्राइडे, तो मैं इसको हाई ही मानूंगी। एंड SJBs में मॉडरेट। सबसे कम यहाँ पे होता है लिक्विडिटी। क्यों सबसे कम क्यों होती है? सबसे कम इसीलिए होती है क्योंकि आप इसको 7 से लेके 8 इयर्स जो होता है, आई थिंक इतना ही टाइम पीरियड है, आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। आपने जो पैसा लगा दिया वो लगा दिया, उसको पहले आप रिडीम नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पे एक लॉक इन टाइप का हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिक्विडिटी सबसे कंपेयर करें तो कम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गोल्ड के केस में
जैसे म्यूचुअल फंड्स की हम बात करते हैं, वहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वरना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गोल्ड के केस में 3 इयर्स माना जाता है, 3 साल तक रखेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उससे ज़्यादा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ STCG कितना है? इन केस ऑफ फिजिकल गोल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। यहाँ भी डिजिटल गोल्ड में आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई फिक्स रेट नहीं देना, जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर आप आ रहे होंगे उस हिसाब से आपको पड़ जाएगा ये। नेक्स्ट, गोल्ड ETF भी टैक्स स्लैब, सो स्लैब रेट्स के हिसाब से जिस कैटेगरी में आप होंगे उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी सेम टैक्स स्लैब के थ्रू आपको देना पड़ेगा। SJB को लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, LTCG की बात करते हैं। कितना? फिजिकल गोल्ड में आपको 20% जो है वो टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म में, बट इसमें इंडेक्सेशन भी मिल जाती है, सो दैट इज़ गुड। यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में भी सेम प्रोसीजर है, 20% का आपको टैक्स लगेगा, लेकिन इंडेक्सेशन आपको मिल जाती है। आई होप यू नो व्हाट इज़ इंडेक्सेशन। अगर नहीं पता तो इस पर वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं बना दूँगी। ओके, इंडेक्सेशन के साथ 20% लगेगा डिजिटल गोल्ड में। ओके, गोल्ड ETF पे, गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसा कुछ भी नहीं मानते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस नहीं रखेंगे। अगर आपने गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड लिया है, दोनों जगह आपको सेम तरीके से टैक्स करेंगे, यानी कि टैक्स स्लैब से। यहाँ भी टैक्स पे आपका स्लैब रेट के हिसाब से होगा और यहाँ भी सेम होगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यहाँ पे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हैं, यहाँ पे टैक्सेशन मैं आपको समझा देती हूँ, मगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको थोड़ा सा इसको कंसल्ट करना पड़ेगा विद योर, चाहे वो टैक्स एडवाइज़र हो, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो। आई थिंक वी कैन गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन दिस। मगर मैं आपको फिर भी बता दूँ कि जो SJB है उसका जो इंटरेस्ट है दैट इज़ 2.5%, उसको टैक्स स्लैब से ही करेंगे, जिस मतलब जो स्लैब रेट होता है उसी हिसाब से करेंगे। एंड जो उसके अलावा जो अमाउंट होता है आपका, जो आपका बना है, वो जो है दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। सो मैं बोल सकती हूँ कि यही बेसिकली गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लें, क्योंकि जब आप फाइनली रिडीम करेंगे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेरएज बाकी गोल्ड कैटेगरीज़ में आपको टैक्स देना पड़ रहा है और काफ़ी हैवी टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर टैक्स होगा। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इट इज़ नॉन टैक्सेबल, ठीक है, यहाँ पे टैक्स नहीं देना, पर जो 2.5% का आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा है वो स्लैब रेट से टैक्स होगा। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक बार आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उनको आप एक फ़िक्स टाइम पीरियड से पहले आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये कोई रेकमेंडेशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी। मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गोल्ड बताए और हर कैटेगरी के आपको मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने की कोशिश की है कि आप कौन सी कैटेगरी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी आपके लिए सही रहेगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड से हट के कुछ और भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस देखनी है तो आप गोल्ड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन जो हैं आज की डेट में हमें देखने मिल जाते हैं, आप जो भी है वो चूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और कोई भी डाउट है आप कॉमेंट कर सकते हैं टू नो अबाउट एनीथिंग एल्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय।